वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सबसे पहले इसको पॉलिंग ने दिया था, इसीलिए पॉलिंग थ्योरी के नाम से भी इसको जानते हैं। पॉस्टुलेट्स जो इसके हैं ये हम साथ साथ समझेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पे टेबल जो दिया गया है इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। इस टेबल के अंदर हमें पढ़ना है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 6। तो ये टेबल में जो इंफॉर्मेशन है उसको मैंने अलग से यहाँ पे लिख दिया है कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर, जिसको वीबीडी भी कई बार क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे, मतलब यही है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है और शेप होती है टेट्राहेड्रल। एक एग्जांपल, ये आपका निकेल CO का होल 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन DsP2 भी हो सकती है, बट ये कैसे पता करेंगे, इसी को हम प्रोसीजर से सीखेंगे आगे। तो शेप होगी स्क्वायर प्लेनर, अगर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, शेप होगी स्क्वायर प्लेनर, उसका ये एग्जांपल। और तीसरा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 भी हो सकती है और sp3d2 भी हो सकती है। और ये शेप ऑक्टाहेड्रल होगी दोनों केस में। ये दोनों एक हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, ये दोनों अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पे इसका एग्जाम्पल ये दिया। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 अगर हम लेके चल रहे हैं, देखिए मैं इसको आइडेंटिफाई करना सिखा रहा हूँ कि D2sp3 कब बोलना है और sp3d2 कब बोलना है। ठीक है, तो इस केस में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में दो तरह के कॉम्प्लेक्स आप पढ़ते हो, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, डिपेंडिंग ऑन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। अगर यहाँ पे D2 हाइब्रिडाइजेशन है, D2sp3 है, तो D ऑर्बिटल आप अंदर वाली शेल का यहाँ पे यूज कर रहे हैं और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन तब आप D2sp3 कहेंगे, मतलब पेनल्टीमेट शेल का आप यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन यूज कर रहे हैं। तो n-1 जो है ये पेनल्टीमेट शेल का D ऑर्बिटल अगर आप यूज कर रहे हैं तो ये हाइब्रिडाइजेशन आपकी क्या कहलाएगी, D2sp3। और अगर यही आप वैलेंस शेल का हाइब्रिडाइजेशन यूज कर रहे हैं, मतलब D सब शेल यूज कर रहे हैं, तो ये हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2। तो sp-d यहाँ पे जो है n शेल यानी कि वैलेंस शेल का यूज कर रहे हैं तो आपको d बाहर लिखना है, और अगर आप अंदर वाला d यूज कर रहे हैं यानी कि पेनल्टीमेट शेल का, तो आप यहाँ पे इसको D2sp3 लिखेंगे। इस बेसिस पे आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसके बाद यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं जिसमें कि हम यहाँ पे बनाना सीखेंगे कि FeCN का होल 6 4 नेगेटिव को हम किस तरीके से नतीजे पे पहुंचे। क्वेश्चन ये आएगा कि ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और इसमें आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन पता करिए और बताइए कि यहाँ पे इसकी शेप क्या है। तीन चीजें यहाँ पे आपसे पूछी जाएंगी। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, पहली चीज। दूसरी चीज आपसे यहाँ पे शेप पूछी जाएगी और तीसरी चीज यहाँ पे मैग्नेटिक कैरेक्टर पूछा जाएगा। तो मैग्नेटिक कैरेक्टर आपसे पूछा जाएगा। अब ये मैं आपको बुक के अंदर ही दिखाता हूँ कि करना क्या है। यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं। पहले आपको आयरन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी पड़ेगी और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बाद आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या है, 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव आपने X लेके यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो निकाल लिया, इसको यहाँ पे आप जब लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन 4s में से यहाँ पे निकल जाएंगे और D में कितने बचेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। ये 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो लिगेंड्स हैं, इस थ्योरी की एक लिमिटेशन है कि यहाँ पे ये नहीं पता कि जो लिगेंड है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। तो हम यहाँ पे अपना एक टेबल बनाते हैं जिसमें लिगेंड्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स वो होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं और वीक फील्ड लिगेंड्स वो होते हैं जो कि वीक इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्रिएट करते हैं। इससे इसको आप इस तरीके से समझिए कि यहाँ पे ये मैं कॉम्प्लेक्स जो आपको पढ़ा रहा हूँ, ये वाला FeCN6 4 नेगेटिव, इसको पूरा प्रोसीजर जो बनाने का है वो यहाँ पे दिया हुआ है। पहले हमने आयरन एटम के बारे में FeCN6 में आयरन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी, फिर Fe2 पॉजिटिव आयन की यहाँ पे लिखी, 2 इलेक्ट्रॉन 4s में से हटा दिए, और फिर यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव अंडर CN लिगेंड। अब देखिए CN यहाँ पे कैसे आ रहा है, FeCN चारों तरफ है, स्क्वायर के चारों तरफ CN है, यहाँ पे एक ऊपर और एक नीचे भी है। इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आपकी बनेगी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अंदर की तरफ आपके क्या होंगे, पेयर अप हो जाएंगे। ये अंदर की तरफ जब पेयर अप होंगे तो ये अगेंस्ट हुंसुल पेयरिंग आपकी कहलाती है।
और यहाँ एक पोस्टुलेट में यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप फिफ्थ वाला पोस्टुलेट पढ़े, ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन Hund's rule of maximum multiplicity is strictly followed. However, under the influence of strong ligand, the electron may be forced to pair up against Hund's rule. तो अगेंस्ट Hund's rule लोग क्यों पेयर अप हो रहे हैं? क्योंकि Cn नेगेटिव जब अप्रोच करता है तो वो आयरन के इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा जब Cn नेगेटिव के अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये इलेक्ट्रॉन्स अंदर पेयर अप हो जाएंगे। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये इसके साथ पेयर अप हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर अप हो जाएगा, 2 d ऑर्बिटल खाली, एक 4s और 3 4p। अब हमारे पास यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि हमारे पास 6 लिगेंड हैं। Cn कितने? 6, 3 इधर हैं, 3 इधर हैं, ये 6 लिगेंड हैं। 6 के 6 इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे तो वो आयरन को संभाल के रखने हैं। संभाल के रखने हैं तो इसके पास क्या है? वैकेंट d ऑर्बिटल। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि ट्रांजिशन मेटल क्यों कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, क्योंकि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, और वैकेंट डी ऑर्बिटल में आप एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर हम रख सकते हैं क्योंकि 6 ऑर्बिटल है। पर अभी भी एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि यहाँ पे डी ऑर्बिटल 4s और 4p जो है, ये यहाँ पे आपके एनर्जी इनकी डिफरेंट है। जैसे अगर हम देखें तो सबसे पहले हम क्या भरते हैं? 4s, 4s के बाद क्या भरते हैं? 3d, और 3d के बाद क्या भरते हैं? 4p। तो यहाँ पे इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी फर्क है, इसीलिए हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सा Cn यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, कौन सा यहाँ देगा और कौन सा आपका यहाँ देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर आपके हमें नहीं पता चलते, इसलिए हम क्या करेंगे? हाइब्रिडाइज करके इनकी एनर्जी जो है बराबर कर देंगे। एनर्जी बराबर हो गई, ये वाली डी ऑर्बिटल हमने अलग कर दी, ये सब हाइब्रिडाइज करके 6 ऑर्बिटल अलग कर दी, और Cn जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वो यहाँ पे ला के भर दिया। तो इंपॉर्टेंट है हर स्टेप, और हर स्टेप के आगे लिखा क्या है? Fe2 पॉजिटिव आयन, Fe2 पॉजिटिव आयन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग Cn लिगेंड, और यहाँ पे D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और आयन को बताना है, और फिर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं पूरे कॉम्प्लेक्स में। ये स्टेप्स हर जगह आपको लिखने हैं और इसके बारे में भी आपको लिखना है। अब 3 चीजें यहाँ से आइडेंटिफाई होती है। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? D2sp3। D2sp3 की शेप क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल, सेकंड पॉइंट। और तीसरा मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या है? भाई यहाँ तो सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे भी सारे पेयर्ड है, तो ये क्या कहलाएगा? डाई मैग्नेटिक। अच्छा, अब इसी से मिलता जुलता है जो हमने ये कॉम्प्लेक्स लिया है FeCN का 6 4 नेगेटिव, हम यहाँ पे एक और कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं जिसका नाम है FeCN का होल 6 3 नेगेटिव। FeCN का होल 6 3 नेगेटिव ले रहे हैं। यहाँ पे क्या था? 4 नेगेटिव, और यहाँ पे कितना है? 3 नेगेटिव। चार्ज का अंतर है। अगर चार्ज का अंतर है तो हमें यहाँ पे करना क्या है? आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, वो कितनी आ रही है? +3। यहाँ पे आप इसको x मान लो, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे Fe3 पॉजिटिव आयन जो है, ये यहाँ पे आयरन के एटम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस कराएंगे, तो 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा? यहाँ पे। तो टोटल यहाँ पे आप देखोगे 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला उल्टा वाला आपका चला गया, इधर वाला जो है ये डाउनवर्ड एरो वाला, और 4s में थे यहाँ से 2 गए, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 5। अब Cn क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अभी पीछे आपने पढ़ा था। Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या करेगा? ये अंदर की तरफ इनको पेयर अप कर देगा। तो देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पेयर अप हो जाएगा? ये लास्ट वाला पकड़ते हैं, ये अंदर भेज दीजिए, और सेकंड लास्ट वाला भी अंदर भेज दीजिए, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका बच गया, और यहाँ पे 2 डी खाली हो गए। अब आपको 6 ऑर्बिटल चाहिए, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं FeCN का होल 6, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर को रखने की जगह क्या चाहिए आपको? 1s 3p, यहाँ पे 2 डी और मिल गई, तो टोटल कितनी हो गई? 6 ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइज कराया क्योंकि एनर्जी का अंतर है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर आपने रख दिए। अंतर क्या है? यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से ये क्या है? पैरामैग्नेटिक, और यहाँ पे ये क्या है? डायमैग्नेटिक। वरना हाइब्रिडाइजेशन दोनों जगह आपकी सेम है। D2sp3 यहाँ पे भी है, D2sp3 आपका यहाँ पे भी है। क्लियर है? शेप यहाँ भी ऑक्टाहेड्रल है, शेप यहाँ भी ऑक्टाहेड्रल है। अब ये सारे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि आप अंदर वाला डी यहाँ पे यूज कर रहे हो, आप अंदर वाला डी यहाँ पे यूज कर रहे हो, इसीलिए क्या है? ये आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। देखिए अब ये कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट NH3 का होल 6 3 पॉजिटिव। तो कोबाल्ट NH3 के होल 6 3 पॉजिटिव के अंदर यहाँ पे आपने कोबाल्ट एटम लिया है, और कोबाल्ट एटम के अंदर आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखी है जो कि 3d7 4s2 आती है।
कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालोगे, यहाँ पे अमोनिया 0 है तो कितनी आएगी 3 पॉजिटिव। तो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव को अगर आप यहाँ पे देखो, चेक करो, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 4s के 2 और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन ये चला जाएगा, तो 3d में कितने बचेंगे 6, 4s है और 4p है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोबाल्ट 3 पॉजिटिव जब आप लिखते हो इसके साथ, ये अमोनिया क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, इसको हम कैसे जस्टिफाई करें, तो यहाँ मैं आपको इसी पॉइंट पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए, अमोनिया को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह भी आप यूज कर सकते हैं, वीक फील्ड लिगेंड की तरह भी, लेकिन ये 3 बातों पे डिपेंडेंट है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल एटम की, वो भी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में, अगर +3 है तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अदरवाइज +2 और +4 है तो ये वीक फील्ड लिगेंड है अमोनिया। अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो कॉम्प्लेक्स आप पढ़ रहे हो उसका 6 आता है, यानी कि जैसे अभी आपने देखा NH3 का होल 6 लिखा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो वीक फील्ड लिगेंड है। हमारे कोर्स में 2 ही कोऑर्डिनेशन नंबर है, 4 और 6, और ये मैंने आपको टेबल में यहाँ पे दिखा दी है। ये टेबल के अंदर अगर आप देखो तो 4 और 6 ही हमारे कोर्स में। तो 4 और 6 में आपका 4 में वीक फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ये 6 में। और ट्रांजिशन सीरीज अगर फर्स्ट है तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही होगा, चाहे कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो, चाहे +2 हो, चाहे +4 हो, चाहे +3, लेकिन यहाँ पे से +3 के अंदर ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपका होना है। तो वापस यहाँ पे आते हैं इस पे, अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम कर रहा है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अंदर पेयर अप कर देगा। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आपके इस तरीके से पेयर अप हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन से 2 d ऑर्बिटल मिल गई, एक 4s और 3 4p। इनको हाइब्रिडाइज किया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आई, D2sp3, और यहाँ पे आपने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर ये भर दिए। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, D2sp3। मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या है, डायमैग्नेटिक, क्योंकि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और यहाँ पे ये ओवरऑल आपका क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आपका हो जाएगा। एक और एग्जांपल लीजिए, आपकी किताब में जो दिया है, ये न्यूटन केमिस्ट्री की PDF है। क्रोमियम NH3 का होल 6 3 पॉजिटिव, और क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3, क्योंकि अमोनिया क्या है 0। तो यहाँ पे आप चेक करिए, क्रोमियम की आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिख दी 3d5 4s1, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो +3 या 3 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, एक यहाँ से 2 यहाँ से, और यहाँ पे D2 खाली हो गए। अगेंस्ट होंजूल पेयरिंग नहीं होगी, भले ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा अमोनिया यहाँ पे भी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ पेयर नहीं होंगे, बल्कि ये लॉस हो गए, 2d आपको मिल गई, 2d 1s और 3p। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना था 6, आप देख सकते हैं अमोनिया का, कितने अमोनिया है क्रोमियम के चारों तरफ, ये क्या कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर जो आएंगे वो कहाँ पे रखने हैं, इन 6 ऑर्बिटल में। हाइब्रिडाइज कराइए, हाइब्रिडाइजेशन के बाद इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे रख दीजिए। देखिए, अभी तक हमने जितने भी केस पढ़े हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ पढ़े हैं, लेकिन 2 केस में आपको पढ़ा रहा हूँ वीक फील्ड लिगेंड के साथ। जब वीक फील्ड लिगेंड होता है तो ये अगेंस्ट हुंजूल पेयरिंग नहीं कर पाता। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे पेयरिंग हुई, यहाँ पे थे, ये अंदर की तरफ पेयर अप हो गए, तो वो यहाँ पे नहीं हो पाता वीक फील्ड लिगेंड में। और वीक फील्ड लिगेंड के अंदर मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखे भी हैं इस टेबल के अंदर, इसको ध्यान से देख लीजिए। वीक फील्ड लिगेंड में वाटर है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ठीक है, ये सारे आपके आते हैं। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में CN नेगेटिव, CO, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगेंड है, मतलब ये स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड आप इसे कह सकते हैं। अमोनिया कुछ स्पेशल केस में ही है। तो इस केस में मैंने यहाँ पे आयरन H2O का होल 6, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी निकल के आ रही है 2 पॉजिटिव, ये ध्यान रखना। वाटर कितने हैं 6 लिगेंड है यहाँ पे। और अब देखिए, आयरन एटम आपने लिखा 3d6 4s2, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट Fe2 पॉजिटिव है, तो 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन आपने हटा दिए, और यहाँ पे क्या बचा 4s 4p और 4d। अब d आपको बाहर वाला लेना पड़ रहा है 4d, क्योंकि 3d में आप अगेंस्ट हुंजूल पेयरिंग नहीं कर सकते, वाटर क्या है वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये अगेंस्ट हुंजूल पेयरिंग नहीं करेगा, तो यहाँ पे इतना ही रह जाएगा 3d6 4s में से इलेक्ट्रॉन चले गए, तो ये रह गया। अब मुझे तो चाहिए 6 ऑर्बिटल, भाई एक 4s मिल गई, 3 4p, अब 2 आपको यहाँ से लेनी है 4d। पीछे आप क्या कर रहे थे 3d में से ले रहे थे, तो क्या लिख रहे थे D2sp3, और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं sp3d2। यहाँ पे d वैलेंस शेल वाला है बाहर वाला, और पीछे अंदर वाला था n-1 वाला, 3d था वहां पे, इसीलिए d वहां पे पहले ले लिए लिखा जा रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हम हाइब्रिडाइजेशन ले रहे हैं वो अंदर वाले d को इंक्लूड करके ले रहे हैं, तो पेनल्टीमेट शेल का आप ले रहे हैं d, और यहाँ पे हम बैलेंस शेल का ही 4s 4p और 4d यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं।
तो उस केस में आपकी हाइब्रिडाइजेशन ये हो गई। अब आपने 4s 4p और 2 4d को हाइब्रिडाइज करा के लिख दिया, कितनी बची अनहाइब्रिडाइज्ड 4d, वो आपको लिखनी है 3 ऑर्बिटल यहाँ पे, ये दिखानी पड़ेंगी, इनको मिस नहीं कर सकते। ये वाली जो प्योर है ये यहाँ लिख दी, प्योर वाली ये यहाँ लिख दी, जो अनहाइब्रिडाइज्ड है बीच में हाइब्रिडाइज लिख दी और इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे लगा दिए, क्योंकि 6 पानी है तो 6 पानी एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे, तो 6 लिगेंड्स यहाँ पे, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन पेयर आपको रखने की जगह 6। एक और एग्जांपल यहाँ पे समझिए, COF6 कोबाल्ट हेक्सा फ्लोरो कोबाल्ट आप इसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे चेक करो, कोबाल्ट जो है एटम यहाँ पे 3D कितने इलेक्ट्रॉन है 7 और 4s में 2। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आप निकालोगे तो +3 निकल के आ रही है, +3 निकल के आई तो 3 इलेक्ट्रॉन हटा दो, 4s में से 2 जाएंगे और यहाँ पे 2 थे ना उल्टे वाले, यहाँ पे एक ही रह गया, तो 3 इलेक्ट्रॉन आपने हटा दिए। लेकिन अब भी ये अगेंस्ट होंजूल पेयरिंग नहीं कर सकते, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे आपने एक 4s 3 4p और 2 4d लेना है, क्योंकि इसको आप पेयर अप नहीं कर सकते। फ्लोरीन क्या है, एक तरह का वीक फील्ड लिगेंड है। तो आपने हाइब्रिडाइज कराया, यहाँ पे D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल अलग कर ली, कितनी 6 होंगी यहाँ पे, एक s 3p और 2d मिलाई है, टोटल नंबर कितना है 6, तो 6 ऑर्बिटल आपको यहाँ मिल जाएंगी। बची हुई 3 जो अनहाइब्रिडाइज थी वो यहाँ पे लिख दी और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर आपने लगा दिया। आप चेक करिए यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो पैरा मैग्नेटिक है ये, ऑक्टाहेड्रल है क्योंकि sp3d2 है, हाइब्रिडाइजेशन आपके सामने है। ऊपर वाले केस में भी अगर आप देखो ये भी पैरामैग्नेटिक है। तो ये बात ध्यान रखना, जब भी वीक फील्ड लिगेंड होते हैं तो ज्यादातर कंपाउंड्स पैरामैग्नेटिक मिलेंगे या मैग्नेटिक कैरेक्टर हाई मिलेगा, जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा उतना ज्यादा मैग्नेटिक कैरेक्टर। तो ये चीज यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है। तो दो मैंने आपको, एक एनाइनिक कॉम्प्लेक्स बता दिया वीक फील्ड लिगेंड में और एक मैंने आपको कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स बना दिया वीक फील्ड लिगेंड में। तो वाटर और फ्लोरीन वाला, एक एनाइनिक है और एक कैटाइनिक है। क्या हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में भी होती है? बिल्कुल होती है। टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे NiCO का होल 4, NiCO होल 4 को यहाँ पे डिस्क्राइब किया, लेकिन आप घर पे इनको बना के देखिएगा इसी तरीके से। क्लोरीन यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है तीनों केस में, यहाँ कोबाल्ट लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैंने निकल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखा तो 3d8 4s2 था, यहाँ पे 3d8 के अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप यहाँ पे निकालोगे तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट जो निकल के आती है वो 0 निकल के आती है। निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इज 0, क्योंकि इस कोबाल्ट पे तो कोई चार्ज है ही नहीं, 0 है, तो 4 into 0 0, तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई 0 निकल के आ गई। तो यहाँ पे अब 4s तो कहीं गया ही नहीं, लेकिन कोबाल्ट क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बल्कि स्ट्रॉन्गेस्ट, और ये क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपके अंदर यहाँ पे पेयर अप हो जाएंगे, और ये अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पेयर अप हो गए तो ये 4s क्या हो जाएगा खाली। आपको कितने लिगेंड चाहिए यहाँ पे? 4, 4 लिगेंड, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे रखेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो यहाँ पे 4s और 4p में आ जाएंगे। 4 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज कराई, हाइब्रिडाइजेशन एक s और 3p की क्या होगी sp3, चारों इलेक्ट्रॉन्स आपने लोन पेयर यहाँ पे इसके अंदर आपने रख दिए और ये बन गया आपका NiCO का होल 4 का कॉम्प्लेक्स। अब इसका कंपैरिजन किससे आता है? खासकर ये देखो, ये NiCl का होल 4 मैं आपसे क्यों बनाने को कह रहा हूं, क्योंकि इसका जो कंपैरिजन आपका आता है वो आता है इसके साथ, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल में एक है, बाकी लिखे हुए हैं, एक ही एग्जांपल इन्होंने दिया है। तो यहाँ पे देखिए NiCN का होल 4, अब अंतर क्या है देखो, NiCN के होल 4 में और यहाँ पे चार्ज कितना है 2 नेगेटिव और निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +2। अगर आप पीछे भी चले जाओगे, अगर आप पीछे भी यहाँ पे चले जाओगे तो NiCl4 में निकल है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और चार्ज कितना है 2 नेगेटिव। अंतर क्या है? Cl और Cn। तो यहाँ पे अगर आप Cn लेके चल रहे हो तो Cn के अंदर यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे पहले निकाली 2 पॉजिटिव, पहले निकल लिखा, पहले आपने यहाँ पे निकल लिखा है और तो यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है Ni2 पॉजिटिव है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आपके चले जाएंगे 4s में थे, तो 4s और 4p यहाँ पे खाली हो गया। इसके बाद आप यहाँ पे चेक करो कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है क्या Cn इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ये क्या करेगा इसके इलेक्ट्रॉन को अंदर पेयर अप कर देगा, तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल खाली हो गई।
और यहाँ पे एक 4s और 2 4p, क्योंकि आपको 4 लिगेंड है तो आपको 4 ही ऑर्बिटल चाहिए। अब एक अंदर वाली d मिल गई, एक 4s और 2 4p मिल गई, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, dsp2। एक p ऑर्बिटल खाली है, उसको आपको अलग से दिखाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप इसके अंदर हाइब्रिडाइज करके इलेक्ट्रॉन पेयर फिल कर दीजिए। अब यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या हो गया, डायमैग्नेटिक। शेप क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और ये आपका जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है वो क्या बताया, डायमैग्नेटिक, शेप स्क्वायर प्लेनर। और क्या इसमें पूछते हैं, शेप हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, हाइब्रिडाइजेशन पूछते हैं और शेप पूछते हैं, और मैग्नेटिक कैरेक्टर वो डायमैग्नेटिक बताई गई है। तो तीनों चीजें यहाँ पे हो गई हैं। अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में एक एग्जाम्पल जो है ये एक्सेप्शन है, और ये आखिरी एग्जाम्पल है आपकी किताब का, CuCN का वोल्ट। देखो ये एक्सेप्शन है, क्यों है आपको समझ में आ जाएगा। कॉपर का यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आप बनाओगे तो कॉपर का एटॉमिक नंबर यहाँ पे 29 होता है, जिसको 3d10 4s1 लिखते हैं। आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 पॉजिटिव है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन 4s का गया और एक उल्टा वाला इलेक्ट्रॉन चला गया, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गया। हम जो पढ़ाई करते हैं वो ये कर रहे हैं कि ऐसे हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फेक्शन बना रहे हैं और फिर तय कर रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, बट ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली क्या होता है, लैब में कॉम्प्लेक्स बना, उसको एक्स-रे डिफ्रैक्शन टेक्निक में रखा और देखा कि लिगेंड्स का प्लेसमेंट क्या है जी, स्क्वायर प्लेनर है, और वहां पे बता दिया हाँ भाई ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। और हम यहाँ पे उल्टे तरीके से चल रहे हैं। अगर हम अपने तरीके से चलें तो देखिए रिजल्ट क्या आएंगे। अब यहाँ पे आपके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आपको यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव की आप यहाँ पे अंदर वाली डी क्यों खाली करा, क्या आप इसे अगेंस्ट हुंजूल पेयर अप कर सकते हो। Cn यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है मान लिया, लेकिन अगेंस्ट हुंजूल पेयर किसके साथ करे, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पे, अकेला ही है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एक s और 3 p लोगे और 4 लिगेंड्स जो है यहाँ पे इनके इलेक्ट्रॉन पेयर sp3 हाइब्रिडाइजेशन कराओगे, और यहाँ पे आप इसमें 4 अपने इलेक्ट्रॉन पेयर रख के भूल जाओगे। ठीक है। अब ये यहाँ पे दिक्कत क्या है कि यहाँ पे s आपको खाली मिल रहा है, p खाली मिल रहा है, लेकिन आपने जब उसको एक्सरे डिफ्रैक्शन में देखा तो क्या आया, स्क्वायर प्लेनर, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब जबरदस्ती वाली बात है कि इस इलेक्ट्रॉन को उठा के पहले तो मैं यहाँ रखूं हायर एनर्जी लेवल पे, तो ये अनस्टेबिलिटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। ये समझाने के लिए हो गया कि इस इलेक्ट्रॉन पेयर को पहले यहाँ रखो, एक डी खाली कराओ, एक s और 2 p पकड़ो, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन कराओ, तब जाके आपकी शेप जो है वो स्क्वायर प्लेनर आपकी निकल के आएगी। तो और यहाँ पे ये पैरामैग्नेटिक क्यों होगा, क्योंकि ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा था इसको उठा के आपने यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो देखिए ये जो एक ऑर्बिटल में बनाने की बात कह रहा हूँ यहाँ पे हर बार आपको अनहाइब्रिडाइज्ड लिखने की, वो यहाँ काम आ गई, क्योंकि यहाँ इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से ये क्या है आपका पैरामैग्नेटिक है। तो ये ओवरऑल थ्योरी जो है इसको एक्सेप्शन लेते हुए चलना, ऐसा नहीं कि अकेला एक्सेप्शन है, ऐसे और भी केसेस आपको मिल जाएंगे डिफरेंट बुक में, बट इनको पढ़िए। 3 बातें यहाँ पे ध्यान रखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। नंबर 1 हाइब्रिडाइजेशन, नंबर 2 आपको पता करना है उसका शेप क्या है, और नंबर 3 मैग्नेटिक कैरेक्टर आपको पता करना है। इसके बाद जो लिखा हुआ है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आप रीड कर सकते हैं, कंपैरिजन किए हुए हैं यहाँ पे बहुत सारे, और यहाँ पे स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताई है। बाकी नई थ्योरी जो इसके बाद प्रपोज हुई यहाँ पे वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। बहुत सारी चीजें हैं जो पीछे, आपके कलर के बारे में कोई बात नहीं हो रही, मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में भी प्रॉपरली बात नहीं हो रही है। तो ये सारी चीजें हमको नहीं पता चल रही हैं यहाँ पे, जो कि हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में यहाँ पे जानेंगे।